हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैप्टर में कंफ्यूज हो कि कौन कौन से पॉइंट एटलीस्ट हमको करना चाहिए ताकि हम सेफ जोन में रहें, तो मेक श्योर आप पेशेंस बना के वीडियो को लास्ट तक देखो। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो देखिए दोनों चीज क्या होता है बेसिकली, W बटे में Q, यानी कि प्रति एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में जो किया गया कार्य है उसको विद्युत विभव या विभवांतर कह सकते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए, अगर जो हम लोग आवेश ला रहे हैं उसको ला रहे हैं अनंत से, यानी कि बहुत दूर से, जो हम लोग आवेश को ला रहे हैं जिसको लाने में कार्य किया जा रहा है उसको अनंत से लाया जा रहा है, यानी कि बहुत दूर से, तो उसको हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया गया है तो उसको हम लोग विद्युत विभवांतर कहेंगे। तो कार्य क्यों करना पड़ता है? देखिए, कार्य इसलिए करना पड़ता है, कहने का मतलब मान के चलिए ये इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये प्लस आवेश है, और हम लोग इस आवेश को ला रहे हैं, इस परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, तो ये भी प्लस, यहाँ ये भी प्लस, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक प्लस एक माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्लस और ये प्लस तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अब जब ये रिपल करेंगे और हमको इसको पास में लाना है, तो सिंपल सी बात है, अगर दो चीज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं उसको पास में लाना है तो हमको उतना फोर्स लगा के इधर करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक दूसरे ये आना ही नहीं चाहेंगे, ये पास पास आना नहीं चाहेंगे ना, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो हमको फोर्स लगा के, बल लगा के इसको पास पास लाना पड़ रहा है ना, तो बल जब लगाना पड़ रहा है तो कार्य करना ही पड़ेगा। तो प्रति एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव या फिर विद्युत विभवांतर है। तो हम लोग अनंत से ला रहे तो विभव, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे तो विभवांतर। इसका मात्रक क्या है? देखिए, कार्य का मात्रक जूल और क्यों यानी आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम बोलिए या फिर इसी को वोल्ट बोला जाता है। फिर है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखिए, इससे जो पहला चैप्टर है वो भी आपका पता होना चाहिए, वो रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि वहां पर थोड़ा थोड़ा चेंज करके इस वाले चैप्टर का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? विद्युत विभव के V से दिखाया जाता है तो वो बराबर किसके निकल के आ रहा है, के क्यू बटे में आर। अब देखिए, ये कुछ ना कुछ ई के जैसा ही है। उसमें पहले वाले चैप्टर में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या पढ़े थे, के क्यू और बटे में आर स्क्वायर था। आप देखिए दोनों चैप्टर को हम लोग यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था, के क्यू बटे में आर स्क्वायर, और विभव क्या है, के क्यू बटे में आर। यानी कि सिर्फ यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर है, इतना सा अंतर है। तो ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा, बस वहां पे आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। फिर अगला है यही विद्युत विभव आवेशों के निकाय अगर हैं, आवेशों के निकाय का मतलब बहुत सारे आवेश, जैसे यहाँ पे चार आवेश ले लिए, आप और भी ले सकते हो, Q1 Q2 Q3 Q4, और इस इन चारों के कारण इस बिंदु पर अगर मुझे विद्युत विभव निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखिए, विद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है, और अदिश राशि में हम लोगों को दिशा का कोई दिक्कत होता ही नहीं है। तो दिशा का जब कोई दिक्कत नहीं होता है तो इस बिंदु पर विभव क्या आएगा, इन सभी के कारण सीधा सीधा सभी के विभव को जोड़ दीजिए। विभव आवेश 1 का प्लस विभव आवेश 2 का प्लस विभव आवेश 3 का प्लस विभव आवेश 4 का, और होते तो ऐसे प्लस करते चले जाते। अब इसमें कोई दिशा का तो महत्व तो है नहीं, तो हम लोग सीधा सीधा जोड़ दिए हैं। अब समझ रहे हो ना इसको? इसको V1 को क्या लिख सकते हैं, के Q1 बटे में ये वाला दूरी, और V2 को क्या लिखेंगे, के Q2 ये वाला दूरी, और V3 को क्या लिखेंगे, के Q3 और ये वाला दूरी, ऐसे ही इसका। तो ये सिंपली हम लोग इसको ऐसे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव लिख सकते हैं। अगला है द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव। तो द्विध्रुव का अक्ष पर विद्युत विभव, अक्ष क्या होता है? देखिए, ये द्विध्रुव है। अब ये द्विध्रुव के ये सारे पॉइंट्स क्या है, इसका इसके अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं इसके अक्षीय बिंदु होंगे। तो इसी अक्ष पर हम लोगों को क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, और वो क्या आया था, ई बराबर, वो क्या आया था, ई बराबर 2 kp बटे में आर क्यूब, ये आया था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को विभव पढ़ना, तो विभव यहाँ पर क्या था, अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर जो विभव होता है वो होता है के पी और बटे में आर स्क्वायर। तो दोनों में आप अंतर देखते चलिए,
यहाँ पर उसके अक्ष पर 2 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे 2 नहीं है। केपी, यहाँ भी केपी, यहाँ पर आर क्यूब और यहाँ पर आर स्क्वायर। तो क्या आपको याद रखना है, v बराबर केपी बटे में आर स्क्वायर। फिर अगला है द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव। अक्षीय हो गया, अब निरक्षीय। देखो निरक्षीय क्या होता है कि ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है उसके 90 अंश बनेंगे लंबवत। जितने भी पॉइंट है ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, निरक्षीय बिंदु। तो ये वाले बिंदु पे हम लोगों को विद्युत विभव निकालना है। तो क्या ये निरक्षीय पर है? हाँ, क्योंकि ये मध्य बिंदु से कितना कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। आप देख सकते हो 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये निरक्षीय बिंदु है। अब देखिए, इसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे पहले वाले में रिवाइज कर चुके थे, जो कि बताया केपी बटे में आर क्यूब। लेकिन हम लोगों को विभव निकालना, तो विभव जो आता है एक द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय बिंदु पर, वो आता है 0। अब ये 0 क्यों आया? 0 होता है, देखिए आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पर द्विध्रुव जो है वो दो आवेशों का निकाय ही है, एक माइनस में तो उतना ही प्लस में, दो आवेश होते हैं। अब मान के चलिए ये प्लस के कारण इस P बिंदु पर कुछ विभव आया x, क्योंकि एक आवेश है उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है, तो उसके कारण विभव हम लोग निकाल लेंगे ना, k क्यू बटे में r करके। तो मान लेते हैं वो x आया। अब देखिए सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, क्योंकि ऐसे ये बीच में माना ही गया है, बीच वाले बिंदु से ऊपर लिया गया है, तो जितनी दूरी ये होता है उतना ही दूरी ये होता है। तो अब ये प्लस आवेश था, तो ये माने हैं प्लस एक्स विभव ये दिया, तो यहाँ पर उतना ही माइनस आवेश है। तो सिंपल सी बात है, अगर वहां एक्स विभव था तो इसके कारण माइनस एक्स विभव आ जाएगा, और इस बिंदु पर जो कुल विभव हो जाएगा वो दोनों विभव का विभव सीधा सीधा जुड़ जाएगा, क्योंकि अदिश राशि है। तो ये एक्स विभव और ये माइनस एक्स विभव जुड़ जाएगा, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये इसका रीजन है। अगला है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो ये जो संबंध होता है वो होता है E बराबर, यहाँ पे लगता है माइनस, और फिर हो जाता है dv बाई dr, और dv बाई dr ही क्या होता है, विभव प्रवणता, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दोनों में संबंध होता है, E बराबर माइनस का dv बटे में dr। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस साइन होता है, ये माइनस क्या बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे हम लोग जाएंगे वैसे ही विभव घट जाएगा। अब इसका प्रॉपर रीजन भी है। जैसे मान के चलिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, विद्युत क्षेत्र लाइन इधर है ऐसे, तो हम ये जानते हैं ना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जाती हैं, हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो पक्का इधर हाई वोल्टेज होगा और इधर लो वोल्टेज होगा, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अब अगर हम लोग, हमने यहाँ पे क्या बोला कि जिस जिस तरफ E है अगर उधर जाओगे तो ये जो V है यानी विभव ये घट जाएगा। तो जब हम लोग इधर जाना स्टार्ट करेंगे तो इधर क्या है, लो वोल्टेज, तो यहाँ पे घट रहा है ना, इधर हाई वोल्टेज, यहाँ पे ज्यादा विभव, यहाँ पे कम विभव, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पे विभव घटने लगा ना, तो ये माइनस उसी घटने को दिखाता है। अगला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, यदि दो प्लेटों के बीच का विभवांतर V है तथा उसके बीच की दूरी d हो, तो प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगा। तो E बराबर, अगर आपको V और D दिया है और प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले, तो वो हो जाता है V और बटे में D। सीधा सीधा V बटे में D लिख दीजिए, E बराबर V बटे में D। ये यहीं से आता है, देखो E बराबर dV बटे में dr, तो माइनस को आप छोड़ दीजिए, तो E बराबर सीधा सीधा V और बटे में D। फिर अगला है समविभव पृष्ठ तथा उसके गुण। देखिए समविभव पृष्ठ का परिभाषा ही है, पहला पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर एक समान विभव होता है, ये परिभाषा ही है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर जो विभव है वो बराबर होगा। जैसे ये एक पृष्ठ है, तो यहाँ पर जो विभव वही यहाँ पे भी, वही यहाँ पे भी, वही यहाँ पे भी, वही यहाँ पे भी, तो हर एक बिंदु पर उसका विभव क्या होगा, बराबर। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। अब देखो समविभव पृष्ठ में हर एक पॉइंट पर क्या है, विभव बराबर, तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं, जब हर जगह विभव बराबर है, हर जगह विभव बराबर है, तो अगर हम लोग विभव का अंतर ले लेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा, वो तो जीरो आ जाएगा। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि विभव बराबर होगा, या फिर परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं, या फिर जो विभव में परिवर्तन यानी कि विभवांतर है वो जीरो होगा। दोनों बात सेम है, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, समविभव पृष्ठ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। इसमें कहा कि जैसे ये एक समविभव पृष्ठ है, तो अगर यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ से आवेश को उठाए ले गए यहाँ आवेश को रख दिए, तो हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या 0 है? विभवांतर। और हम लोग ये जानते हैं कि v का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा v बराबर अभी पढ़े थे w बटे में क्यू, w बटे में क्यू। और जब ये चीज 0 है, जब ये चीज 0 है, तो 0 बराबर w बटे में क्यू हो जाएगा। देखिए बेसिक मैथ्स। और फिर यहाँ से हमको क्या चाहिए? हमको कार्य चाहिए, तो हम लोग कार्य बराबर कर लेंगे, तो इधर गुणा होकर के क्या हो जाएगा? क्यों गुणे में 0, जो कि 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से ये चीज प्रूव भी हो गया कि हमको यहाँ पर कार्य जो है वो 0 मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर विभवांतर का मान 0 होता है। फिर अगला पॉइंट है तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब बिल्कुल सही बात, जैसे ये समविभव पृष्ठ हैं, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके लंबवत होंगी, कुछ इस प्रकार से। इसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे लंबवत होंगी, ऐसे लंबवत होंगी, ऐसे लंबवत होंगी, ऐसे लंबवत होंगी। अब इसका रीजन भी है प्रॉपर, आप समझ सकते हो। देखिए इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझना। अब आप क्लास 11th में वर्क बराबर पढ़े होंगे। अब ऐसा क्यों है, आप ध्यान से समझना। वर्क बराबर क्या फॉर्मूला होता है? हमेशा एफ एस कॉस थीटा, जहाँ पे एफ होता है बल, एस होता है विस्थापन, और थीटा जो होता है वो इन दोनों के बीच का कोण होता है। अब देखिए हम पहले ही जान चुके हैं कि कार्य का मात्रक समविभव पृष्ठ के लिए 0 होता है, जिसको आप 0 पुट कर दीजिए। अब मुझे बताइए ये 0 है किसके बराबर? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब मुझे बताइए इसका आउटपुट हमको क्या मिल रहा है? 0। तो बताइए ये चीज कब 0 होगा? जब हम लोग थीटा को 90 पुट करेंगे ना, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है? 0। कॉस 90 0 होता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ पे लंबवत क्यों होती हैं, यहाँ पे लंबवत क्यों होती हैं। ठीक है, मैं रीजन भले बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। फिर अगला है, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। अगर दो समविभव पृष्ठ हैं, मान लीजिए ये एक है और एक समविभव पृष्ठ ये है, कोई आपको ऐसा डायग्राम बना के दे दे तो क्या बोलोगे? ये गलत है। क्यों? क्योंकि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। अब इसका रीजन पता है क्या होता है? एक बिंदु पर एक से ज्यादा विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकते। ठीक है, एक बिंदु पर एक से अधिक विद्युत क्षेत्र की अ, रेखाएं जो है वो संभव नहीं होती है। अगला है एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। देखिए अगर एक आवेश है तो उसके कारण स्थितिज ऊर्जा क्या आएगा? तो इसका फॉर्मूला आता है, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यू से दिखा सकते हैं, यू से। तो यू बराबर एक आवेश के लिए सिंपल होता है आवेश और विभव या विभवांतर का गुणा। तो यू बराबर क्या होता है? क्यू वी। यू बराबर क्या होता है? क्यू इंटू में वी, सीधा याद रखिएगा आप। फिर है दो बिंदु आवेश, यहाँ पे एक था, अगर दो बिंदु आवेश के निकाय हो जाए तो उसके कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो अगर यहाँ पे दो बिंदु आवेश हुआ तब यू बराबर होता है के क्यू वन और क्यू टू, क्योंकि दो आवेश है ना, और बटे में यहाँ पे क्या होता है? आर। क्या होता है? बटे में आर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया के, आप याद रखिएगा, मेरा हैबिट है कि मैं के ही लिखता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जल्दी नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसको इतना सारा लिखना। तो आप के की जगह पे ये भी बिल्कुल लिख सकते हो। और ये अगर ध्यान से देखिए तो ये कहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू, और बटे में वहां पे क्या था? आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? आर। तो इतना सा अंतर है, के क्यू वन क्यू टू, यहाँ पे आर स्क्वायर। तो इतना सा अंतर है। अगला है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए होता क्या है, मान के चलिए ये एक द्विध्रुव है जो रखा था किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो इसका नेचुरल क्या कंडीशन क्या होगा? देखिए हम जानते हैं, ये दोनों चीज हम जानते हैं कि ई जो प्लस होता है उसमें जिस तरफ ई है उसी दिशा में फोर्स लगता है, तो प्लस पर कुछ इस दिशा में बल लगता है, और माइनस में जिस तरफ ई है उसको उल्टा दिशा में बल लगता है, तो इस माइनस पे इस तरफ बल लगा। तो हम इससे पहले वाले वन शॉट में ये देख चुके हैं कि
एक बल जब ऐसे लगता है एक कोने पर, एक बल जब इस कोने पर लगता है, तो ये वाला डायपोल ऐसे घूमने लगता था। और बल आघूर्ण इसका हम लोग निकाले थे, टाउ से दिखाते थे, पी क्रॉस ई करके। वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप वीडियो देखिए। तो ये घूमने लगता था। तो इसका नॉर्मल, अभी जो फिगर आप देख रहे हो, उसका नॉर्मल कंडीशन में क्या है, सिचुएशन है कि अगर हम लोग इसको फ्रीली छोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसे घूम जाएगा इस दिशा में, ऐसे घूमने लगेगा। समझ रहे हो बात? तो ऐसे घूमने लगेगा। अब लेकिन हमने क्या किया कि इसका टेंडेंसी है इस तरफ जाने का। हमने क्या किया, इसको रोटेट करके, घुमा करके, जबरदस्ती कुछ काम करके, बल लगा रहा लेकिन जबरदस्ती हमने इधर घुमा दिया। यही कर रहे हैं। अब जब कोई चीज घूमना नहीं चाह रहा, उसको हम लोग जबरदस्ती घुमा रहे हैं, हमारे घुमाने का वो विरोध कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, वो कार्य करना ही पड़ेगा। और जो यहाँ पर कार्य का वैल्यू आता है, कार्य निकालेंगे कैसे, आप सिंपल याद रखिए, W बराबर P, यानी कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण, और E फिर आता है पहला एंगल जो शुरुआत में हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। देखिए पहले ये ऐसा था कि शुरुआत में θ1 बनाया, तो कॉस θ1, तब यहाँ पे माइनस लगाइए, फिर कॉस θ2। यहाँ पे बाद में कौन सा रखना है, जो बाद में एंगल इसने देखिए θ2 बनाया। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। क्या होता है, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अगला है विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसके पास एक स्थितिज ऊर्जा आती है माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अब देखिए डॉट को ओपन करने का क्या तरीका है कि खोल दीजिए, उसके बाद cos थीटा लगा दीजिए, तो ये माइनस एज इट इज P E, और डॉट ओपन करने के बाद हमेशा cos थीटा आता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो माइनस का P डॉट E या फिर माइनस का PE cos थीटा। अगला है चालक की धारिता। देखिए चालक की धारिता सिंपल क्या है, चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहेंगे। जो चालक जितना ज्यादा आवेश ग्रहण कर लेगा, उसकी धारिता उतना ज्यादा होगा। अब देखिए इसको हम लोग C से दिखाते हैं। तो C बराबर, जो चालक की धारिता का फॉर्मूला आता है, C बराबर होता है Q यानी आवेश, और बटे में विद्युत विभव। तो C बराबर Q बटे में V। या फिर एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। Q बराबर CV, ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसको यहाँ पे रख दीजिए, इसको यहाँ पे भेज दीजिए, Q बराबर CV। तो C बराबर Q बटे V या फिर Q बराबर CV। फिर है गोलीय चालक की धारिता। तो ये कैसा चालक है, गोलीय। अब इसका धारिता जो फॉर्मूला आता है, तो गोलीय चालक की धारिता का जो फॉर्मूला होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुणे में इसका त्रिज्या, इस गोले का त्रिज्या। तो यही फॉर्मूला आता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में R। ये कब है, जब ये किसी भी माध्यम में नहीं रखा है, ठीक है ना, ये हवा में रखा हुआ है। लेकिन क्या होगा जब माध्यम आ जाए, तो कुछ नहीं। जब अगर माध्यम में किसी इसको, जैसे इसको उठाइए आप पानी के अंदर डुबो दीजिए, तब इसकी धारिता क्या होगी। तो ये होता है माध्यम का मतलब। तो तब इसकी माध्यम क्या होगी, देखिए पहले तो वैसे ही लिख लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, ये एज इट इज। लेकिन अब जिस माध्यम में रखे हो, हर एक माध्यम का परावैद्युतांक होता है, तो बस उसी के का गुणा करा दीजिए। तो एक्स्ट्रा क्या आया, इस के का गुणा। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और बस आप के का उस माध्यम के परावैद्युतांक का गुणा कर दीजिए। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और ये हो जाता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, फॉर श्योर इस बार भी ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसका डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप वीडियो को देखिएगा जरूर, इसका डेरिवेशन हम करा चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता जो होता है, एक फॉर्मूला तो इसका ये होता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट और बटे में D। अब ये कब होता है, जब ये समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में सिर्फ और सिर्फ हवा भरा है, मतलब कोई भी माध्यम नहीं है, तो सिंपल A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में D। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इन दोनों प्लेटों के बीच कोई भी माध्यम भर दिया जाता है, लेकिन इस माध्यम को पूरी तरीका से भरा जाता है। जैसे पूरा जितना भी गैप है, उस गैप को 100% फुल किया जाता है,
जितना इस गैप बीच में बन रहा है दोनों प्लेटों के बीच में 100% उसको फुल किया जाता है। तब जो 100% जैसे फुल कर देंगे तब इसका सी बराबर क्या आ जाएगा, सिंपल जैसा भी किए थे के का गुणा, तो इसमें भी क्या कर देंगे के का गुणा, तो ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में डी, ये तो यही वाला हो गया। और जब 100% भरे हो तो जो भी माध्यम भरे हो उसका परावैद्युतांक गुणा कर दीजिए, तो ए एप्सिलॉन नॉट और फिर यहाँ पे के बटे में डी, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन एक केस और होता है जहां पर जो होता है कंडीशन क्या होता है कि इस चीज को यहाँ पे 100% नहीं भरा जाएगा, इस चीज को यहाँ पे 100% नहीं भरा जाएगा। मान के चलिए कि यहाँ पर इतना छोटा सा इतना छोटा सा सेक्शन ही भरे और ये सारी चीजें अभी भी खाली है, ये हिस्सा क्या है खाली है, ये हिस्सा क्या है खाली है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर यहाँ पर ये कोई टी थिकनेस का एक स्लैब भर दिए, ये 100% नहीं है, ये पूरा जगह खाली है, तब इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, तब सी बराबर होता है पहले तो ए एप्सिलॉन नॉट, जैसे हर जगह हो रहा है तो ए एप्सिलॉन नॉट, और बटे में क्या हो जाएगा डी, डी जो कि प्लेटों के बीच की दूरी होता है, माइनस का टी जो कि होता है जो हमने भरा है उसका थिकनेस, और प्लस का टी बटे में के, माध्यम का जो आपने भरा है इसका परिवर्तनांक ये के होता है। तो यहाँ पे तीन फॉर्मूला बना, लास्ट वाला क्या है ए एप्सिलॉन नॉट और बटे में डी माइनस टी प्लस टी बटे में के, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, जब कुछ नहीं भरा हवा भरा है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई में डी, और ये क्या है जब माध्यम को बिल्कुल भरा तो गया लेकिन 100% भरा गया, बिल्कुल प्लेटों के बीच कोई भी जगह नहीं बचा, आपने माध्यम भरा 100%, तो क्या हो जाएगा सीधा के का मल्टीप्लाई कर दीजिए ए एप्सिलॉन नॉट के बटे में डी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि माध्यम को ऐसा भरा जाए कि कुछ भाग खाली रह जाए, मान लीजिए केवल हम टी भाग ही भर रहे हैं, तो ये कंडीशन बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी माइनस टी प्लस टी बटे में के। अगला है आवेशित चालक या फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए इसका स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है 1/2 क्यू स्क्वायर बटे में सी। अच्छा चाहे ये बोलिए दोनों ही सेम फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि 1/2 क्यू स्क्वायर बटे में सी बोलिए या फिर 1/2 सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर, चाहे जो बोलिए। देखिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे जाओगे, सिंपली हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं कि क्यू बराबर, अभी पढ़े थे क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं सी वी। तो जहां पर क्यू है, यहाँ पे जो क्यू है उसको हम लोग सी वी लिख देंगे, तो क्यू स्क्वायर सी वी का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्यू को सी वी रख के सॉल्व करते ही आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। अगला है संधारित्र क्रम। जो श्रेणी क्रम होता है समांतर क्रम, जो श्रेणी का फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है 1/में सी वो बराबर होता है 1/में C1 प्लस 1/में C2 प्लस 1/में C3, और अगर और भी हैं तो उसे हम चलते जाइए। और लेकिन आपको याद होगा, अगर आप 10th में याद होगा तो वहां पर जो श्रेणी का फॉर्मूला होता था वो 1/, नहीं होता था, वो ऐसे होता था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। तो यहाँ पर उसका उल्टा होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। वैसे ही हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे समांतर में कैसे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन। और वहां पर जब प्रतिरोध पढ़े तो समांतर में प्रतिरोध ऐसे होता है, समझ गए होगे आई होप, कुछ इस प्रकार से R2 और प्लस R3। तो प्रतिरोधों के जो क्रम होता है उसका उल्टा ही क्रम यहाँ पे होता है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।